हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। यहाँ हम करते हैं रियल सोर्स से रियल तरीके से पढ़ाई, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाई करूँगी मैं एनसीईआरटी को। बने रहिए मेरे साथ। तैयार हो जाइए अपना पेन, ब्लैंक पेपर और ब्लैंक मैप ले करके। और आज तो ब्लैंक मैप की ज़रूरत ज़रूर ही पड़ेगी, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज़। ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने शुरुआत की है क्लास 6 की ज्योग्राफी से, जिसमें पहला चैप्टर हमने कर लिया है। आज हम करेंगे दूसरा चैप्टर। और अगर आप अभी तक आपने पहला चैप्टर नहीं किया है तो मैं आपसे इंसिस्ट करूँगी बार बार कि आप पहले जा कर के पहला चैप्टर कर लीजिए, फिर दूसरा चैप्टर पे आइए। क्योंकि जो ज्योग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जब क्रमशः पढ़े जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। और एनसीईआरटी का अपना तरीका है कि वो एक क्रम से जानकारी देती हुई चलती है, तो उस तरीके को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखते हैं, पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं सौरमंडल में पृथ्वी। आज का जो चैप्टर का टाइटल है वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज जो है हमें एनसीईआरटी बताएगी कि ग्लोब क्या होता है और ग्लोब में अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, और भी कुछ चीज़ें हमें पता चलेंगी। देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो अगर आप सबके पास ग्लोब नहीं है तो आप ग्लोब ले सकते हैं, और नहीं भी है ग्लोब तो किसी एक बॉल वगैरह से काम चला सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। तो ये सब जो है सब ग्लोब के बारे में बातें हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं और ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जिससे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। कि पेपर पे दिखाना उतना सही आकार नहीं होता जितना ग्लोब में होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो रियल आकार है उसमें नक्शा दिखाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। कि हम ग्लोब तो ठीक है, हमने पृथ्वी के आकार का एक ग्लोब ले लिया, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ बिंदुओं और कुछ रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ये सब छोटे बच्चों के क्लास की चीज़ें हैं, ये वो करते हैं। आपके पास ग्लोब है, अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान से चीज़ों को पढ़ें। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये जो ग्लोब है, ग्लोब में ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे आई हुई ये सुई जो है वो अक्ष है। क्योंकि इसी में अब ग्लोब तो हमने तो बनाया है एक प्रतीक के तौर पे। पृथ्वी तो अपने आप ही घूमती है, उसके अपने कुछ फोर्सेस होते हैं जिससे वो घूमती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। लेकिन अक्ष के लिए तो हमें कुछ चाहिए ना कि जिससे ये घूम सके। तो ये हमने एक सुई यहाँ पे लगाई हुई है, और ये जो है ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी को हम ऐसे ग्लोब में घुमा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी में कोई भी जो है वो सुई नहीं अक्ष होती, उनमें बस ऐसे ही हमने काल्पनिक बना हुआ है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है जो, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। देखते हैं कि विषुवत वृत्त कैसे है।
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अब देखते हैं कि विषुवत वृत्त को प्रैक्टिकली अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अंश यानी डिग्री में। अब ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अब इसको यहाँ से हमने आधे से यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा बना दी। ये है हमारी विषुवत वृत्त। जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे है, क्योंकि हमने गेट को ऐसा रखा हुआ है ताकि हम ऊपर की चीज़ों को समझ सके। सेम हम उसी तरीके से ये समझ लेंगे कि नीचे भी उसी तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ जितनी भी ऐसी रेखाएँ हैं, ऐसी रेखाएँ खींची जाएंगी, इनको अक्षांश बोलेंगे। उत्तर और दक्षिण की तरफ जितनी भी ऐसी रेखाएँ खींची जा सकेंगी उन्हें हम बोलेंगे अक्षांश, और इन्हें डिग्रियों में नापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है उसकी डिग्री कितनी है, क्लियर करती हूँ मैं। ये है विषुवत वृत्त, इसकी डिग्री है 0 डिग्री। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, जो इधर की दूरी है, जो इधर की दूरी है, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी कि अब इसको पूरा घुमाएंगे जितना, ये तो जो है वो इसका 1/4 होगा। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। तो ये तो जो ऐसे पूरा ऐसे गोल घुमान, जब हम ऐसे घुमाते तो ये पूरा 360 होता, लेकिन जब हम इसे इतना इतना ही नाप रहे हैं तो ये कितना होगा, उसका चौथाई भाग 90 डिग्री। तो ये जो यहाँ से पूरा यहाँ तक का है, ये 0 से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर का, 90 डिग्री उधर का, फिर 90 डिग्री उस साइड का, पीछे के साइड का, कुल मिला के 360 डिग्री होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता था, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को, क्योंकि इधर के साइड भी जब जाएंगे नीचे के साइड तो इधर भी 90 डिग्री आएगा दक्षिणी अक्षांश पे। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अब ये धीरे धीरे बताएगी एनसीईआरटी हमें, पर ये सब जानकारियाँ आपको अच्छे से देख लेनी है ध्यान से, कि ध्रुव तारे का कोण माप कर हम अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो इस साइड की अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश होंगी, और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इधर को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, क्योंकि दिशा नहीं लिखेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि इस तरफ की रेखा की बात हो रही है या इस तरफ की रेखा की बात हो रही है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, इससे और या इससे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। ये सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 6 के बच्चों को बताया गया है। तो जो है एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बताएंगे, हमने पढ़ी होगी। तो महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है उसका अक्षांश, और ब्राज़ील में जो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में जो बेलो होरिजेंटो है उसका भी अक्षांश 20 डिग्री ही है, लेकिन ये जो है उत्तर में है और ये जो है दक्षिण में है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। और ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो जिनका अक्षांश एक होगा, सिर्फ दिशा में परिवर्तन होगा। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यहाँ आप देखेंगे
इस चित्र में ये विषुवत वृत्त है, इससे अगर हम दूर इधर 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 जाने की कोशिश करेंगे तो वृत्त का आकार क्या है, घटता जाएगा, घटता। आप किसी भी बॉल पे ये करके देखेंगे, आधे से बॉल पे अगर निशान लगा दें, उसके ऊपर निशान लगाने लगे तो ऊपर के जो वृत्त हैं वो छोटे होंगे, दूरी घटती जाएगी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। यानी कि हमने देखा कि एक तो हमें ये यहाँ का मिला 90 डिग्री, और ये विषुवत वृत्त मिला 0 डिग्री, यहाँ का भी एक मिला 90 डिग्री। लेकिन इसके अलावा 4 और रेखाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सी रेखाएं हैं? नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये है कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है, ठीक है। और मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, सेम वैसे ही दक्षिण में जो भी उत्तर में होगा उसे हम सेम दक्षिण की तरफ भी देखेंगे, तो उसे लेके चलना है। 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसी का नाम है मकर रेखा, और यह है कर्क रेखा। तो नाम याद रखना है, विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं। और देखते हैं विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये है उत्तर ध्रुव वृत्त और ये है दक्षिण ध्रुव वृत्त। और आप देखेंगे कि जो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो जगह है उसे क्या बोला जा रहा है? उसे बोला जा रहा है उष्णकटिबंध। और विषुवत रेखा से जो मकर रेखा के, ये जो पूरा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो एरिया है ये है उष्णकटिबंध, प्लस कर्क रेखा और जो उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है वो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और इधर भी सेम मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो है वो उसे बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। वो हैं सेम ही चीज़ें, बस दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ताकि इंसान को बोलने से भी पता चल सके कि अच्छा ग्लोब के किस हिस्से की बात हो रही है। ये उत्तरी शीत कटिबंध है और ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो इन्हें ध्यान रखना है कि किसे क्या बोला जा रहा है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध देखिए क्या बोल रहा है। सीधी सतह पर टार्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। तिरछी सतह पर टार्च का प्रकाश कम तेज एवं परंतु अधिक क्षेत्र तक फैलता है। तो ये कहने का मतलब क्या है? ये भी बताएगी एनसीईआरटी। एक्चुअली सूर्य का प्रकाश है, ये बता रही है कि पृथ्वी पर जहाँ पे सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी तो ऐसी है गोल, अब सूर्य मान लो यहाँ है तो सीधा प्रकाश तो यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे तेज प्रकाश पड़ेगा कम एरिया पे, पर यहाँ जो है प्रकाश फैल जाएगा, ठीक है। देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो ये उष्णकटिबंध को आपने समझा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी रेखा हमेशा वर्ष भर जो है सीधी रेखा में हमें रोशनी मिलती है और हर एक अक्षांश पर सूर्य जो है सीधा चमकता है। ये है उष्णकटिबंध। यहाँ पे जो सूर्य है हमारा, इसका प्रकाश जो है सीधे ही रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाश यहाँ पे आता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर ही सूर्य सिर के ऊपर ठीक होता है, उसके बाद तो कहीं पे भी नहीं होता। सूर्य की रोशनी रहती है लेकिन वो सिर के ऊपर ठीक सीधी रोशनी नहीं होती। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी कि यहाँ का जो तापमान है, ये जो चित्र हैं इन सबको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके अगर पास बुक में है तो उन्हें मार्क कर लीजिए। ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंध है, मतलब शीत भी है और उष्ण भी। उष्ण का मतलब है गर्म, सबसे गर्म जो है ये तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का तापमान सीधा पड़ रहा है।
यहाँ पे तापमान थोड़ा तिरछा पड़ रहा है, यहाँ पे सूर्य कभी सटीक नहीं होता, यहाँ पे भी सूर्य कभी सटीक नहीं आता। तो यहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है, मध्यम तापमान है, इसलिए शीत और उष्ण दोनों को मिला करके शीतोष्ण बोला गया। ये भी शीतोष्ण कटिबंध है, ये भी। लेकिन ये क्या है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये शीत कटिबंध एकदम ठंडे प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सूर्य है इनकी किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, बहुत हल्की फुल्की कभी रेखाएं नहीं तो पहुँचती नहीं है। उत्तर ध्रुव वृत्त को आप समझ रहे होंगे, 66.5 डिग्री उत्तर में, और वैसे ही दक्षिण ध्रुव वृत्त का मतलब 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तर ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव वृत्त। जो ये एरिया है, ये जो है ये है सेम, इधर भी दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव। तो इनके बीच का जो ये एरिया, ये है शीत कटिबंध। यहाँ पे एकदम सर्दी है। ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देशांतर क्या है देखते हैं। अक्षांश तो हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे देशांतर। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। हमने अक्षांश तो देख लिया क्या होती हैं। अक्षांश होती हैं वो पृथ्वी पे से समांतर रेखाएं, जो हम 1-1 डिग्री पे खींच देते हैं, वो समांतर रेखाएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। हम देखते हैं, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ठीक है, तो प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप जो है वो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे 20 डिग्री दक्षिण की बात हो रही है, तो मतलब कुछ यहाँ की अगर बात हो रही है तो एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब 20 डिग्री अक्षांश तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो अब वो यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कहाँ पे है पता नहीं, ठीक है। तो उसे कैसे जाना जाए, अभी के लिए आप कहीं भी करिए, पर बाद में मैं आपको अगले चैप्टर में से ज़रूरत होगी, मैं वैसे आपको मैप वगैरह लेकर के बताऊँगी। पर अभी के लिए आप मानिए कि कोई भी एक अक्षांश पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर चीज़ें हैं तो उसमें तो बहुत सारी जगह होंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर क्या चीज़ है। तो हमें उसकी स्थिति जानने के लिए क्या करना होता है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर उन स्थानों की दूरी कितनी है ये पता करनी होती है। यानी अब हम यहाँ से यहाँ तक को भी जब ऐसे ऐसे रेखा मिलाएंगे तब हम जान पाएंगे कि अच्छा इनकी दूरी कितनी है, किस रेखा पर ये मिलती हैं। तो इन संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इन्हें भी हम डिग्री में मापते हैं, अंशों में मापते हैं, पर देखते हैं यहाँ कितनी डिग्री होती है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो देशांतर हैं, ये हैं देशांतर रेखाएं। अब यहाँ से शुरू होंगी, अगर आप अपने बॉल में खींचेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए, तो जितनी सारी रेखाएं होंगी यहाँ पे तो इनके बीच दूरी होगी, पर ये यहाँ पर इनकी दूरी जो है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे ये जो लाइन है वो सटती जाएगी। तो उसी तरीके से आप देखेंगे
कि यहाँ पे तो दूरी बीच में ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे कम रहेगी। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न मतलब जो अक्षांश की जो रेखाएं हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो ऊपर जाकर के से धीरे धीरे घटने लगती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा एक बराबर रहती है। इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे आकर के इन रेखाओं को मिलना है। इन सबको आप प्रैक्टिकली अगर समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा भी समझ रहे होंगे तब तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो आप बॉल वगैरह पे लेकर के देख सकते हैं या फिर ग्लोब को लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी कि अब कितनी सारी देशांतर रेखाएं, इन्हें कैसे गिना जाएगा, कहाँ से गिना जाएगा, इसलिए किसी एक जगह का निर्धारण कर लिया गया और जिसका नाम है ग्रीनिच, और जो कि ब्रिटिश राज की वेधशाला है, उससे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाएगी। जैसे हमने अक्षांश मापने के लिए तो एक बीच की रेखा मान ली, विषुवत वृत्त को हमने मान लिया, लेकिन अब क्या है, देशांतर के लिए अब कहाँ से हम बीच की रेखा माने, तो बीच की रेखा को माना गया ग्रीनिच रेखा को। यहाँ पे प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री जो आएगी वो, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, जो कि जिसे जहाँ पे हम 0 डिग्री मानते हैं उसके इसका मान 0 देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो हैं उसे तो हम 90 डिग्री तक ही जाते हैं, इधर भी 90 डिग्री तक, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो ऐसे हमें यहाँ से लेकर के, और जितना ही हाफ वृत्त इधर दिख रहा है उतना ही उधर दिखेगा, तो 90 90 180 हो जाएगा, और इधर भी 180 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। तो इधर की जो रेखाएं हैं वो या 180 होंगी, और इधर की जो रेखाएं हैं वो तो एक ही रेखा है। तो इसलिए क्योंकि ये पूरा हमारा वृत्त है, जबकि देशांतर रेखाएं ये सिर्फ ऐसे ऐसे सिर्फ हाफ हैं, इसलिए ये 180 होंगी, और ये जो है इधर की जो रेखा है ये तो पूरी वृत्त ही है, तो ये सिर्फ 90 डिग्री ही हम गिनते हैं। मैं क्लियर कर देती हूँ। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों अर्थात पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। यानी कि यहाँ 0 से अगर हम चल के उस पार जाएंगे तो वहाँ पे 180 डिग्री होगी, और इसको जो है ये आधे में पृथ्वी बढ़ जाएगी खड़े खड़े में, इधर पूर्वी गोलार्ध इधर पश्चिमी गोलार्ध। आपको दिशाओं का तो ज्ञान होगा ही, हम पिछले चैप्टर में दिशा पढ़ चुके हैं, इधर पूर्व इधर पश्चिम इधर उत्तर इधर दक्षिण। प्रमुख याम्योत्तर गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि जो 180 डिग्री वाली रेखा है वो तो सेम ही होगी, जो इधर से जाएगी, इधर के लिए भी 0 सेम ही है, इधर के लिए भी 0 सेम है, तो 180 भी दोनों के लिए सेम ही होगी। सॉरी। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ये ग्रिड जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो उनसे जो है चेक्स बन रहे हैं, ग्रिड बन रहे हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। यानी कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर इधर आप समझ लीजिए, और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कुछ इधर पकड़ लीजिए। तो ये रेखा जहाँ पे कट रही है तो कुछ यहाँ पे आएगी असम का धुबरी, और असम का ये जो धुबरी है प्लेस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अन्य कारणों से भी। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख घ अक्षरों से व्यक्त करें। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए।
1 2 3 4 5 और ये क ख ग घ। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। यहाँ पे इन छोटे वृत्तों को अ ब स द नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो बस इसी तरीके से जैसे ये जहाँ जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वो हो जाएंगे जगह के आपके प्लेसेस हो जाएंगे। ये मानचित्र देखते हैं। देखते हैं इसको। विश्व के समय क्षेत्र हैं ये। यहाँ पे है प्रशांत महासागर, ये है ग्रीनलैंड, यहाँ पे है इंग्लैंड और ये है ग्रीनिच। ये है ग्रीनिच रेखा। अब यहाँ से कैसे समय जब इधर के साइड बढ़ेंगे तो समय जो है बढ़ता जाएगा। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मैप है। इसे आप चाहिए तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या अगर आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम के चैनल पर इसको अपलोड कर दूँगी। ये जो भी मैप है आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं इसे अपलोड कर दूँगी। चैनल का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी एनसीईआरटी हमें बताएगी कि इन सब का क्या मतलब है, और ये प्लस करके जो नंबर्स लिखे हैं, माइनस करके नंबर्स लिखे हैं, इनका क्या मतलब है, सब आप देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब चीज़ें आगे चल के आपको समझ में आ जाएंगी। अब आप देखेंगे कि वृत्त ख डिग्री उत्तरी अक्षांश था 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। यहाँ पे एनसीईआरटी ने खुद ही बना कर दिया है, आप देखेंगे ये जो बना हुआ, ये जो जगह बनी हुई है वो 1 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पे, और ख डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है, इस रेखा और इस रेखा से मिलके। देशांतर और समय का क्या रिलेशन है देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन ये है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह हमारे पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो हमारे समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लंबी होती हैं। तो ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्य का जो परछाई है वो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आप भी ध्यान दिए ही होंगे। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। यानी कि आप देखेंगे ग्रीनिच का जो यहाँ पे जब यहाँ पे सूर्य होगा तो इसकी जो सीधी रेखा है, ये जो याम्योत्तर है ग्रीनिच की, इस पे डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा। और इस टाइम पे जो इधर चूँकि पृथ्वी की गति जो इधर से इधर की तरफ है, तो इधर जो समय होगा वो 1 घंटा मतलब वो आगे चल रहा होगा, और इधर का जो समय है वो पीछे चल रहा होगा। क्योंकि प्रकाश जो है पहले पृथ्वी का ये हिस्सा प्रकाशित होता आएगा, इस हिस्से का नंबर जो है बाद में लगेगा। ये प्रकाश तो यहाँ पे पड़ रहा है और पृथ्वी इधर घूम रही है, तो पहले यूजुअल सी बात है, आप देख सकेंगे कि पहले ये हिस्सा प्रकाशित होगा, फिर पृथ्वी की गति आएगी तो उसके बाद फिर ये हिस्सा प्रकाशित होगा। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रकाश आएगा वैसे वैसे ही वहाँ का समय होगा। वहाँ की परछाई छोटी होगी और वहाँ पे दोपहर तब होगी। यहाँ पे दोपहर बीत जाएगी तब यहाँ पे दोपहर होगी, क्योंकि इस हिस्से का नंबर गति के कारण बाद में आएगा।
सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये सब देख सकते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी की जो गति है वो 24 डिग्री में वो एक चक्कर पूरा 360 का मतलब है कि पूरा एक चक्कर वो लगा रही है 360 डिग्री 24 घंटे में। अर्थात एक घंटे में वो 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो मतलब 24 में अगर 360/24 करेंगे तो 1 डिग्री में वो क्या आएगा, मतलब कि 1 घंटे में वो कितना घूम रही है, 15 डिग्री। और वैसे ही जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो इसका मतलब है कि 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम रही होगी। 15 में × 4 करेंगे तो 60 हो जाता है, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम के वो 60 मिनट में 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम लेगी। ठीक। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे। यानी कि अगर ग्रीनिच की रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे अभी 12 बज रहा है, तो इससे 15 डिग्री कितने में पृथ्वी 15 डिग्री जो घूम चुकी है वो 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर को हम लें अगर, तो 15 डिग्री जो घूम चुकी है यानी कि 1 घंटा, तो 1 घंटे का समय यहाँ पे आगे हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 घंटे पहले दोपहर हो चुकी है और यहाँ पे जो 15 डिग्री बाद का जो दूरी है वो 1 घंटा लगेगा यहाँ पे पहुँचने में, तो यहाँ पे 1 घंटे बाद दोपहर होगी। ठीक है, पश्चिम में। इस प्रकार तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, यानी कि क्या होगा कि 12 घंटे का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 24 घंटे में पूरा घूम रही है तो आधा कितने में घूमेगी, 12 घंटे में, और 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात होगा वहाँ पे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, यानी स्थानीय समय जो है उसी हिसाब से जोड़ा जाएगा जब सूर्य सीधा चमक रहा है, जब धूप एकदम सीधी पड़ रही है उस समय को वहाँ पे 12 बजे मान लिया जाता है। अब वो कहीं 1 घंटा पीछे हो रहा है, वो कहीं 1 घंटा बाद में हो रहा है, और चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो यूजुअल सी बात है कि जहाँ जैसे जैसे घूमेगी वैसे ही पिछले स्थानों पर दोपहर बाद में होगी और आगे के स्थानों पर दोपहर हो चुकी होगी। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसका क्या कारण है कि हमें मानक समय मानना ज़रूरी है। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भारतीय मानक समय है वो कहाँ से गुजर रहा है, 82.5 डिग्री यहाँ से, ये यहाँ से गुजर रहा है। तो क्या है कि जो यहाँ से और यहाँ की जो जितना देशांतर की दूरी है कि इसको यहाँ से यहाँ तय करने में जो दूरी है वो 1.25 घंटे की दूरी है। यानी अगर यहाँ दोपहर हो गई है तो यहाँ जो दोपहर है वो 2 घंटे बाद होगी। यहाँ जो दोपहर हो गई, सूर्योदय हुआ है, यहाँ सूर्योदय 2 घंटे पहले हो चुका है। तो दोनों के समय में बराबर बराबर सा चीज़ रहे, इसलिए यहाँ के बीच की एक रेखा को याम्योत्तर मान लिया गया है कि दोनों में कहीं ना कहीं एक रूपता बनी रहे। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, यानी कि 2 बजे दोपहर के बाद जो PM है।
PM को बोलते हैं अपराह्न और AM को बोलते हैं पूर्वाह्न। तो 2 बजे 2 PM पे शुरू होगा, तो भारत के समय अनुसार क्या होगा, 7:30 बजे, यानी कि कितना घंटा आगे जा रहा है 2 बजे से 7:30 बजने में, 2 5 7 मतलब 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे। मतलब यहाँ पे लंदन में जो है दोपहर हो रही है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, भारत में शाम के 5 बज रहे हैं, यानी कि भारत का समय 5.5 घंटा आगे, यानी यहाँ पे पृथ्वी का दोपहर पहले ही हो गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। अब कुछ देश जो है मतलब आपस में ही जो है वो इतने बड़े हैं, अकेले इतने बड़े हैं कि उनका मानक समय अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र तक के क्षेत्र को घेरता है। 1-1 घंटे की दूरी कितनी डिग्री की दूरी है? 1 घंटे की दूरी है 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट में 1 डिग्री जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री। तो अगर आप खुद देखेंगे कि 5 घंटे की 5 घंटे की अगर जो है दूरी है तो कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। तो 15 डिग्री 1 घंटे से 15 डिग्री हो रहा है, 75 डिग्री ये हो गया, प्लस 7 डिग्री 7.5 डिग्री, यानी कि 5 7 5 12 और 8। तो इसीलिए जो है 82 डिग्री माना गया है। ये जो हमारा 82 डिग्री पूर्व में स्थित यामी उत्तर है, वो इंग्लैंड में जो ग्रीनिच रेखा है वो 0 डिग्री है, उससे कितना 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व में। रूस में कितने मानक समय हैं? 11 मानक समय हैं, क्योंकि उसका जो देशांतरीय विस्तार है बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि हमारा भारत तो बस यहाँ पे है, इतना छोटा है, और रूस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, तो उसमें सच में 10-11 तो मानक समय की ज़रूरत तो पड़ ही जाएगी। इस मैप को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, देख लेना है, एक बार बस ऑब्जर्व करके देख लेना है कि अच्छा कहाँ से समय बढ़ रहा है, कितना समय आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 12 घंटा इधर आगे बढ़ रहा है, 12 घंटा इधर है, माइनस जो हो रहा है, कुल मिला के 24 घंटे ही हैं। तो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान का समय देख सकते हैं कि 5 ही घंटा आगे, हम 5.5 घंटे आगे हैं। अब बस यही अभ्यास प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है। बहुत इजी से क्वेश्चन हैं जिनको आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी NCERT के चित्र और मैप हैं ज्योग्राफी के, वो अगर आपको PDF में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और पिछले चैप्टर्स भी जो आपने नहीं पढ़े हैं, मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप जा करके पढ़ लीजिए। इतिहास की भी NCERT की जो सीरीज़ चल रही है उसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही साथ में जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रहें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।